फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एबीसी एंड कंपनी, ये डेटा एबीसी एंड कंपनी का। कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2001 इज 1,20,000। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल इज 3 years। कैपिटल अलाउंस यानी डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटी, ये कैपिटल अलाउंस एक लफ्ज से यूज होता था, अब तो नहीं यूज होता, इसको टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड इज 2 years। अकाउंटिंग वालों ने कितने साल में डेप्रिसिएट करने? 3 साल, और टैक्स वालों ने 2 साल में। जरा बता दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? 40 40 40, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 60 60 0, ऐसा ही है। ओके, इनकम टैक्स रेट इज 30%। प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन, यानी बात है अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट लॉस आ रहा है। पहले साल आया लॉस, वही लॉसेस के सवाल आ गए। दूसरे साल आया लॉस, तीसरे साल आया प्रॉफिट। चलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग खोलें जी। वर्किंग वन, कौन सी वर्किंग खोलने लगे? वर्किंग वन, पहला सफा छोड़ दें। अच्छा, वो रिक्वायरमेंट्स ही हैं ये, क्या करें फिर? पहले सफे से कर लें फिर। कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट एंड करंट टैक्स, मजा नहीं आता इस तरह में से, आई के तो नोट ही मांगते हैं बस। चलें, रिक्वायरमेंट है करंट टैक्स। बताएं जी, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट या लॉस, साल बताएं। 2001, बिल्कुल आसान सा सवाल है, रिलैक्स होकर जी। बस मैं सोच रहा था रुपीज इन थाउजेंड में कर लें, चलें जाने दें, रुपीज में जाने दें जी। अगला साल 20,000 का लॉस, अगला साल 1 लाख का प्रॉफिट। ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और लेस कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। ऐसा कितने का बाय किया? 1,20,000। अकाउंटिंग वालों ने कितने सालों में डेप्रिशिएट करने? 3 सालों में, और टैक्स वालों ने? ऐड कर दें, इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, पीबीटी भी कहते हैं ना, पीबीटी, ये पीबीटी है बेसिकली, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। बताएं जी। तीनों सालों सेम डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, बल्कि एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट भी हो गया। अब माइनस कर दें किसकी डेप्रिसिएशन? टैक्स वालों जी। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, टैक्स वालों ने 2 सालों में डेप्रिशिएट करना है। माइनस 60,000, माइनस 60,000, माइनस, एक्सेलेंट, क्योंकि फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया। जी जवाब? जी लाहौर आ गया जी। पहले साल बता दें क्या जवाब है? 60,000 का लॉस। क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट है या टैक्सेबल लॉस है? टैक्सेबल प्रॉफिट स्लैश लॉस। इसको क्लोज नहीं करना, डबल लाइन लगा के चले, फिलहाल मैं छोड़ दिया। 40,000 का क्या आ गया?
लॉस 1,40,000। अजीम फितना दिखाओ, वो मोबाइल ढूंढने लग गया है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि भाई आप जरा अटेंटिव रहे, अब जरा गौर से देखना है। अब करंट टैक्स की वर्किंग में एक दो नई लाइन आने लगी है। वैसे तो पास पेपर क्वेश्चन 2 में हमने डाला था लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, एक बार लॉस डाला हुआ पास पेपर क्वेश्चन 2 में, इसके नीचे लाइन डालते थे, तो वो वाली लाइन जरा आने लगी जो पास पेपर क्वेश्चन 2 में डाली थी। बताएं 2001 में कितना लॉस आया? 60,000। 2000 में बताएं कितना लॉस है? ये जरा पर्दा हटाएं, ये जरा देखें सन 2000 में कितना लॉस है। सन 2000 में कोई लॉस नजर आ रहा है? उस लॉस को इस लॉस में एक्यूमुलेट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए आज तक का टोटल लॉस कितना है। जरा देखें जरा 2000 का लॉस कितना है, कैमरे में नजर आ रही है? ये कितना लॉस है? इस जीरो को इसमें डालें और लॉस कर दें। 60,000 जमा जीरो 60,000। इसका मतलब है कोई पुराना लॉस नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं है। डन? कोई लॉस है ऐसा पुराना? अच्छा, अब मुझे बता दें आज तक का लॉस कितना है? आज तक का लॉस 60,000। कोई समझ आया? 2000 में कितना लॉस आया था? सन 2000 में यहां पे एग्जैक्ट इसके सामने कोई नहीं गिवन सवाल में कोई लॉस नहीं था, उस लॉस को इधर उतार लिया, है ही नहीं। अच्छा, फॉर द ईयर लॉस कितने? फॉर द ईयर लॉस 40। फॉर द ईयर लॉस कितने? कोई पुराना लॉस, ये सारे सालों के पुराने हैं, 60 वो भी और 0 ये भी, सारे सालों के पुराने लॉस। कोई पुराने लॉस, अब लॉस फॉर द ईयर भी आ गया और पुराना लॉस भी था, तो व्हाट इज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस? पुराना लॉस 60,000। इसको कहते हैं लॉसो लॉस, 1,00,000 लॉस। इस साल का या 40 सालों का? साल। अब ये जो 1,00,000 लॉस है ये अगले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। इस साल प्रॉफिट कितना आया? अब गवर्नमेंट बड़ी रिलैक्सिंग होती है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट लॉसेस को माइनस करने देती है ताकि बिजनेसमैन परेशान ना हो। इस साल आपने कमाया है 140, लेकिन इसके पहले लाख के आपके लॉसेस पड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि लाख में थोड़ा सा 60,000 पुराना लॉस पड़ा हुआ है और थोड़ा सा 40,000 पिछले साल वाला था, तो 60,000 जरा पुराना लॉस है, 40,000 जरा ताजा लॉस है। टोटल लॉस कितना पड़ा हुआ है? 1। इस 1,40,000 में से ये फिगर इधर चली गई थी, अब इस फिगर को इधर ले जाएं। कितना प्रॉफिट आया? 1,40,000। पुराना लॉस 1,00,000। जी, अब मुझे बताएं कितना प्रॉफिट आया? सर 40,000। सर 40,000 हो गया जी, सर 40,000। दोबारा लिख दें टैक्सेबल प्रॉफिट स्लैश लॉस, कोई मसला नहीं, या इधर ये लॉस ना लिखिएगा, जैसे मर्जी है। हाँ, सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, लॉस जितना मर्जी पुराना हो माइनस कर लें, अनलेस के सवाल बता दें।
ओके, इधर ही रखें कैमरा। इधर ले आए। अगर ऐसे होता कि 16 में लॉस होता, 17 में भी लॉस होता, 18 में प्रॉफिट होता और 15 में भी लॉस होता, आप बताएं क्या करते? कितना लॉस फॉर द ईयर? 4। कितना लॉस फॉर द ईयर? 4। ब्रॉट फॉरवर्ड टोटल डन। यही किया ना अभी। लॉस फॉर द ईयर 11। पुराना लॉस टोटल। प्रॉफिट फॉर द ईयर 100। व्हाट इज लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड? 84। इसका सही। इस साल क्या आया? इस साल पुराना लॉस, एक टोटल लॉस फॉर द ईयर, पुराना टोटल, पुराना लॉस टोटल लॉस 16, पुराना लॉस प्रॉफिट। इसी तरह किया ना उधर भी, तो जरा प्रैक्टिस करवा दी है। क्लियर हो गया? अच्छा, इस साल टैक्स देंगे, इस साल नहीं देंगे, इस साल नहीं देंगे टैक्स गवर्नमेंट को। आखिरी लाइन क्या होती थी करंट टैक्स में? टैक्स एट द रेट ऑफ, जी नहीं, नेगेटिव में गवर्नमेंट नहीं टैक्स मांगेगी। ये नहीं कि 60,000 रुपया हमारा लॉस आ गया तो मैं गवर्नमेंट को कहूं तू मुझे टैक्स दे। ठंडे आंडे 12,000, ये निकल चुका 12,000 बहुत पहले 1980 का निकाल के बैठे हुए हम। रिक्वायरमेंट नंबर बी, बा रिक्वायरमेंट नंबर बी कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002 एंड 31 दिसंबर 2000 डेफर्ड टैक्स बैलेंसेस। रिक्वायरमेंट नंबर बा, कौन सी वाली रिक्वायरमेंट? बा, बोलें बा, ट्राई करें बा। अजीब अजीब बातें हो रही हैं। 31 दिसंबर 2001 पापा at the rate of 30? Are you serious? Are you damn serious? Okay. कितने का खरीदा था एसेट? 120। अकाउंटिंग वाला का डिविजन 40। कितना? 80,000। कितने का खरीदा था एसेट? 120। टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन 60। 120 माइनस 60 कितना आ रहा है आजकल? 60,000 आ रहा है आजकल। आपके इलाके में 60,000 आ रहा है? ओके। सही है। 1,20,000 का एसेट खरीदा ना पहले साल 40। ब्लैक शर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। समझ आ गया? समझ आ गया?
समझ आ गया? समझ आ गया? ओके। तो 1,20,000 में से 40,000 माइनस कर दिया, तो 1,20,000 में से 60,000 माइनस कर दिया। नेक्स्ट डिफरेंस 20,000। टाटा डा सॉरी टीटीडी और 6,000 डाटा डीटीएल। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? और फ्यूचर में टैक्स वाले 60,000। अकाउंटिंग वाले टैक्स वालों की निस्बत कितना ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे? 20,000। 20,000 से जब फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल टेम्परेरी विच विल रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। टीटीडी के बेटे का नाम डीटीएल रखा था इनकी वालदा ने। ओके नेक्स्ट। भाई नई चीज आ रही है, नई चीज आ रही है, फाख्ता आ रही है, नई चीज आ रही है। बॉल पॉइंट मुंह से निकालनी पड़ेगी, फिर आएगी नई चीज। अनयूज्ड टैक्स लॉस, ये अकाउंटिंग वालों का लॉस है, इसका नाम होता है टैक्स लॉस। ये 60,000 अनयूज्ड है, अभी तक यूज नहीं हुआ, प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ। इस 60,000 को अगले साल जब लेके गए तो अनयूज्ड 1,00,000 पे चला गया। अगले साल अनयूज्ड यूज हो गया, अब अनयूज्ड 0 है। व्हाट इज द अनयूज्ड टैक्स लॉस ऑन 31 दिसंबर 1? What is the unused tax loss as on 31/12? For the year नहीं, as on. So it is called as unused tax loss on 31 दिसंबर 2001. Unused tax loss. अनयूज्ड टैक्स लॉस ऑन 31/12/2001 कितना है? 60,000। ये लॉस अभी यूज हो गया प्रॉफिट के अगेंस्ट या फिर कभी होगा यूज? अच्छा, इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएं या डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएं? डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे। एक्सेलेंट, वजह सुन लें। ये 60,000 कभी ना कभी जाकर प्रॉफिट में से माइनस होगा। वो तो हमारी किस्मत है कि ये 60,000 मुझे यहां माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। वो तो हमारी किस्मत है, वो तो हमारी किस्मत है कि हमें नजर आ गया कि ये 60,000 कभी ना कभी जाके माइनस होगा। लेकिन आज तो खड़े होकर सोच रहे थे माइनस होगा, क्योंकि ये नहीं पता था अगले साल में दोबारा लॉस आ जाना है और फिर दोबारा प्रॉफिट आ जाना है। तो इसलिए ये 60,000 कभी ना कभी जाके अगले सालों में क्या होगा? ये माइनस होने की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट गिर जाएंगे और टैक्स सेव होगा। आज खड़े होकर अगर फ्यूचर में टैक्स सेविंग की उम्मीद लगी हुई है तो इसका नाम होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आज खड़े होकर फ्यूचर में टैक्स बचाना है तो इसका नाम क्या है? और ये सेविंग कंफर्म है अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आना है। वो मैं एक आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आने की उम्मीद है। फिर अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आने की उम्मीद है तो ये सेविंग क्या है? कंफर्म है। हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रॉफिट आ जाएंगे, फ्यूचर में इतने प्रॉफिट आ जाएंगे, ये लॉस सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना आज एक बात सुने मजे की, इसमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाले कॉलम में कुछ नहीं डालना, क्योंकि ये कोई बैलेंस शीट टाइप चीज नहीं है कि इसको कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाले कॉलम में डालें। डिफरेंस वाले कॉलम को भी खाली छोड़ दें। कुछ बच्चे डिफरेंस वाले कॉलम में डाल के रेट लगाते हैं, डिफरेंस वाले कॉलम को भी खाली छोड़ दें। आपने ना बस यहीं पे कोई थोड़ी सी जगह निकाल के ना आपने पकड़ा करना है 60,000 को जरब 30% और डायरेक्ट यहां जाके 1800 लिख दिया करना है। 1800 आ रहा है कितना? 18,000।
इंशाल्लाह फ्यूचर में 18,000 की मुझे सेविंग होगी। फ्यूचर में 18,000 की क्या होगी? टैक्स मेरा सेव होगा फ्यूचर में। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, अच्छा खासा टैक्स सेव हो गया है। 1,40,000 पे तो 12,000 नहीं बनना था, 1,40,000 पे तो बहुत ज्यादा बनना था। 1,40,000 पे तो मेरे ख्याल से लाख पे 30% होता है, 30,000, देखो 30 जी 42,000 टैक्स बनना था, और 42,000 के बजाय हम देके कितने आ रहे हैं सिर्फ। फ्यूचर में बहुत ज्यादा सेविंग आनी है। तो अगेन इट इज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब IAS 12 में अपनी से चीजें नहीं निकालनी, इट इज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकल ये कहती है कि अगर लॉस आ रहा है तो यूजर्स को सारा लॉस ना बर्दाश्त करवाओ, इस लॉस ने फ्यूचर में टैक्स सेव करके देना है। प्रॉफिट आने आ रहे हैं तो फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लॉस आ रहा है, बहरहाल प्रॉफिट की बात छोड़ें, जब भी कभी लॉस आ रहा हो किसी भी साल के एंड पे और प्रॉफिट इतने ना पड़े हों, तो उस लॉस का नाम क्या रख दिया करेंगे? अनयूज टैक्स लॉस। और कैरिंग अमाउंट वाली जगह खाली छोड़ेंगे, टैक्स बेस वाली जगह खाली छोड़ेंगे, डिफरेंस वाली जगह खाली छोड़ेंगे, और फ्यूचर में सेविंग रिकॉर्ड कर लेंगे। कितनी आनी है इंशाल्लाह? 18,000। अब टोटल्स कर दें, DTE के गांव से कितने आए और DTL के गांव से कितने आए हैं, इस तरह भी देखा करेंगे। कैलकुलेटर के बगैर बताएं। 12,000 DT। चलें जी, अगला साल बता दें। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/2। चलें जी, करें आप लोग अगला साल। अगले साल कौन सा उठाएंगे लॉस, फॉर द ईयर या एज ऑन? ये देख लीजिएगा, एज ऑन उठाना है, ये ना सोचिएगा पिछले 60,000 पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, एज ऑन चलना है। एज ऑन फिर एज ऑन होता है, एज ऑन ये है, ये फॉर द ईयर है, ये एज ऑन उठाना है अगले साल भी। हो गया, चलें। रिक्वायरमेंट बी ही चल रही है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2002। बोलें जी। कैरिंग अमाउंट एट द रेट ऑफ 30, PP 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 माइनस 60। टाटा डा जी बोलें। 12,000 DTL। अच्छा जी, आगे चलें। ऑन
यूज्ड टैक्स लॉस। हाँ, एज ऑन। कुछ बच्चे ये सोचते हैं 60,000 रुपए पिछले साल निकाल लिए ना, ये बैलेंस शीट टाइप चीजें चल रही हैं। एज ऑन, व्हाट इज अनयूज्ड लॉस एज ऑन? असल में वो टी अकाउंट बन के ना बैलेंसिंग फॉर द ईयर ही आ जाया करता है, वो डी फॉर द ईयर होता है। टी अकाउंट जब बनता है ना तो वो खुद ही बैलेंसिंग आया। आप लोगों ने बस एज ऑन से खेलना है। व्हाट इज द अनयूज्ड टैक्स लॉस एज ऑन? अच्छा, ये वाहिद ऐसी फिगर है जो करंट टैक्स की वर्किंग से आती है डेफर्ड में। डेफर्ड टैक्स में आज तक कभी करंट टैक्स की वर्किंग से कोई चीज नहीं लाए थे, ये करंट टैक्स की वर्किंग से आती है। 1 ज़रब ये अनयूज लॉस जब कभी सोचें पहले, ये अनयूज लॉस जब कभी फ्यूचर में यूज होगा, ये अनयूज लॉस फ्यूचर में जब कभी, वो तो फ्यूचर में यूज होता है, नजर आ गया हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत, ये तो हमारी किस्मत में हो गया कि ये नजर आ। तो अनयूज लॉस जब कभी फ्यूचर में क्या होगा, तो यूज होने की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अच्छा, इसको डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं कहना कभी 1 लाख को, ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं है। कह सकते हैं डिडक्टेबल इन फ्यूचर, लेकिन ये टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है ना, ये कोई ऐसी डिफरेंसेस टाइप चीज नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट इस पे एसेट क्रिएट किया करेंगे। इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। ये क्या अकाउंटिंग और टैक्स वालों में डिफरेंस नहीं, ऐसी कोई लफ्ज नहीं है इसके लिए। ये डिफरेंस वाले कॉलम में जाना ही नहीं इसका, इसलिए इसका नाम डिडक्टेबल भी नहीं रख सकते आप। बस इस पे डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना है, उसकी लॉजिक आपको बता दी है। ये अनयूज लॉस फ्यूचर में क्या होगा, जब यूज होगा तो यूज होके टैक्सेबल प्रॉफिट कम करेगा, और फ्यूचर में टैक्स की अच्छी खासी सेविंग फ्यूचर में हमें नजर आई है। लेकिन उसको रिकॉर्ड अभी कर लें क्योंकि हमारे साल की वजह से हुआ है। 1 लाख ज़रब 30%, 30,000 का क्या, दोनों को टोटल करा दें, 18,000 क्या डीटी। कितने लोगों ने यही निकाला था 18,000? ओके, अगला साल कर लें। नहीं, फिर तो करंट टैक्स की वर्किंग करनी पड़ती। जी बताएं। एज ऑन शुगर प्रोग्राम ही है शायद नीचे आखिरी साल। पापा कैरिंग अमाउंट, $40,000। बस ये एक ही छोटी सी कैलकुलेशन है। टैक्स वालों की बीवी ऑलरेडी पिछले साल के एंड पे ही जीरो हो चुकी है। मगी है क्या मतलब? टैक्स वालों की बीवी ऑलरेडी पिछले साल के एंड पे ही, इस तरह ना लोगों को कहा करें कि आपकी बीवी चली गई है दुनिया से, आप जन्नत में इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे, इस पॉजिटिव बातें किया करेंगे लोग। अच्छा चली गई, हाँ जी, टैक्स बेस जीरो और डिफरेंस, अच्छा जीरो पे जरा 30% लगाएं, 0.3333 नहीं आ रहा, नहीं जीरो। अनयूज्ड लॉस बोलें जरा, sorry, there is no unused loss because all loss is used and no unused। 40,000 रुपये उंगली रखें, no unused बोले ना, नाक में लेके जाएं,
No unused. Because all is used. So no unused. Oh yeah, तू तो चुप कर. Work. The income statement for the year ended 2018. Prepare the balance sheet as on 1-2-3. Prepare a note for 1-2-3. छड़ दे कुछ. अच्छा जी, टी काउंट बना लो. और चाचा जी, और चाचा जी, और चाची नहीं आने दे रही इनको. चाची कोई मसला नहीं, टेंशन ना. डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी 1-2-3. हो 31/12/2000 का बीडी निकालें पहले. 31/12/2 यानी कि 1 जनवरी 2001 का बीडी 31/12/2000 का कैरी डाउन बताएं. वो तो अब आज मिसिंग है. अगेन लिखें सवाल में. आज भी बीडी मिसिंग है. लिखें एच 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 एच. सवाल पे लिखें. सवाल पे आज भी डेफर टैक्स का बीडी मिसिंग है. खींचे जरा सांस. आज भी डेफर टैक्स का बीडी मिसिंग है. लेकिन मेरे ख्याल से तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि पिछले साल एसेट ही नहीं था. मेहनत करके क्यों निकालना है? कल मेहनत कर ली थी ना. कल मेहनत कर ली थी ना, तो आज मेहनत करके दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है. मेरे ख्याल से रहने दें. लिख लें आगे. वो तो जीरो है क्योंकि एसेट ही नहीं था पिछले साल. खुरक कर लें आप. हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं. इट्स बट नेचुरल. बट हमें भी बोलने का क्या है. अच्छा बिताओ 31/12/1 का कैरी डाउन बोलो. अ अ अ अ आ उ आ उ उ. वेल आप ना बोला करें उ. भाई याद रखिएगा, एसेट्स का कैरी डाउन इधर आता है ना. लैंड का, बिल्डिंग का, बैंक का, प्लांट का, मशीनरी का, डेटर का. एसेट्स के कैरी डाउन इधर आते हैं. अच्छा, अगले साल का कैरी डाउन 18,000. आ उ चंगे कम पाएगा. ये इस तरह की बातें आपको सिखानी चाहिए. आपको बच्चे खुश रहेंगे इंशाल्लाह. आगे चलें. फ्यूचर प्लानिंग. जीरो आ उ. जिस तरह मर्जी लिख दें, कोई मसला नहीं. लेकिन एक रिदम चल रहा है तो इधर लिखना तो लिख दें. उ ठीक है, देख लेते हैं इनको क्लास के बाद. कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बना दें. आई आया, आई आया. तू किथे बोले. तू किथे. उसने क्या कहा? मैं नहीं आ. तू है, मैं नहीं आ. अब जब बात बढ़ी तो उसने कहा पिछले साल एसेट ही नहीं है. तो जब पिछले साल एसेट ही नहीं तो पिछले साल का टेम्परेरी डिफरेंस नहीं. तो वो सही कह रहे हैं, मैं नहीं आ. 31/12/2000 की रात तो एसेट नहीं है ना हमारे पास. वो तो 1 जनवरी 1 की सुबह खरीदा है. मैं नहीं. अच्छा ठीक है. नहीं मैं नहीं. TE बैलेंसिंग निकाल दें. TE
तिल तो लेतर के बगैर निकाल रहे हैं, तिल तो लेतर के बगैर। dt e कितने गई सी 12,000, dt e कितने गई सी, ओके 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 ओके, आई नो, ये तो आपके पेपर है, मुझे तो टेंशन नहीं होती ज्यादा। कितनी फिक्र है आपको अपनी? 6,000। अच्छा इधर अच्छा बैलेंसिंग 18,000। बस अब बॉल पॉइंट से ऐसा करें ना, साथ वाले से हाइलाइटर लेके इसको हाईलाइट कर लें, अनयूज लॉस, यही नई चीज थी, अनयूज लॉस। अल्लाह साथ वाले को हाइलाइटर दे, उससे हाइलाइटर लेके पूछ के लिया करें। वो 90% उसका यूज हो गया, पीछे 10% रह गया, वो पहले टेंशन में है। हाँ ठीक है, और फिर आज जी, हाँ मैं सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ई करने लगा हूं, ई नॉट नॉट आंतरियां बोल रहे हैं, आंतरियां 2001 2002 2003। ठीक है, आप लोगों ने जिंदगी में किसी को पढ़ाया तो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाइएगा, इस तरह नहीं कीजिएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद अगला के पाजे में जा रहे हैं। पहले साल का सीटी बोले गाना मारने, ओह ओह, अगले साल ओह ओह, तुसी नीचा ले लो, पांडे कली करा लो। अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो ना ऊंची आवाज में, उन्हें बोलन ते दे अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस चाहिए यार। सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। कुछ लोग बड़े हो जाते हैं और चीजें भूल जाती हैं, तो मीटिंग में गलती से क्या कह देते हैं, छींक आने पे एक्सक्यूज मी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक्सक्यूज मी कितों आ गया, पूरी मीटिंग के शुरू में ही एडवांस में कह दें नहीं 12,000, ये एरियर में ही होगा 12,000। माशाल्लाह, तो सुबह उठने की दुआएं भी पढ़ते हैं साथ वाले, आज भी पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी, अपने स्कोर खुद बनाते रहा करें, रात को सोते हुए भी पढ़ी थी, शीशा देखते हुए भी पढ़ी थी। जी बोलें, इसको ना खत्म कर दें, सारे कैरी डाउन एसेट ही हैं तो खत्म कर दें, बट DTA बना दें चलें। वैसे तो DTL/A भी कर सकते हैं, लेकिन DTA बना दें चलें। तो DTA डेबिट, DTA डेबिट, DTE क्रेडिट 12,000। ये एंट्रीज करके नोट बनाएंगे या एंट्रीज कोई जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। DTA डेबिट, DTE देखे ना, एसेट कम हो रहा है या बढ़ है, बढ़ है तो खुशी। DTA डेबिट,
बोलें। अच्छा कुछ नया नहीं है, वो जो नया था वो हाइलाइटर से आपने हाईलाइट कर लिया है, वो आपका नसीब के साथ वाले के पास हाइलाइटर भी नहीं था। डीटी ए क्रेडिट, डीटी डेबिट। कौन सा खाया था? अनवर अटोर खाया था, लंगड़ा। चलें जी, अम्मी और अब्बू को वॉइस नोट भेजें कि मैं अब आज से ऑनवर्ड जो है ना बहुत अच्छा बच्चा, शरीफ बच्चा बन गया हूँ। शाला एक एक करके मैं बस बहुत ज़्यादा शरीफ हो रहा हूँ और अब पढ़ा भी करूँगा आइंदा। मोबाइल भूल गए हो घर वालों के पास? व्हाट्सएप करके दिया, करो करो, वॉइस नोट भेजो। पेरेंट टीचर मीटिंग कराओ मेरी। अब्बू वाला वॉइस नोट खोलो पहले। अच्छा चलो, अम्मी वाला रहने दो, फिर अब्बू वाला वॉइस नोट खोलो। अम्मी ने डांट, कॉल पे बात हो सकती है। वॉइस नोट अब्बू को भेजने हैं आपके। अटेंटिव हो जाए जी सारे। कितने पेपर दिए थे? 4। कितने पास हुए? माशाल्लाह माशाल्लाह। कराओ फिर अब। आपका नाम? मोहम्मद उमर खान। उमैर। इलाका कौन सा? टांग। कौन कौन से पेपर दिए थे? ग्रुप ए। पहली अटेम्प्ट थी? माशाल्लाह। बाकी लोग नोट बना लें। क्या भेजा हुआ है? वो लेक्चर्स की वीडियो भेजी हुई है। आपका नाम क्या? मैं। ये हमारे से ही पढ़े थे 4 पेपर या इधर उधर से? अच्छा इधर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ये आपका बेटा पढ़ता है और मैं इधर माशाल्लाह, और ये इसने माशाल्लाह 4 पेपर दिए। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि 4 के 4 पेपर इसने निकाल लिए, तो मैंने कहा आपको मुबारक दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सारे मोबाइल ले आइएगा क्लास के बाद अपने अपने। चलें, शुक्रिया शुक्रिया। लास्ट सीन जून जुलाई देखते हैं रोजाना अबू व्हाट्सएप। अच्छा अब साल बताएं, साल। यार क्यों नाराज हो रहे हो? आपके अबू को भी पहले कर देते हैं, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं। कर दूं? कहने करने वाला नहीं है वो। 2001 नोट शॉट लिख लेना ऊपर। कंपनी, कंपनी का नाम एबीसीएन। लोगों को नाम कोई नहीं मिला था इनको, इन्होंने एबीसीएन कंपनी रख लिया। एबीसीएन कंपनी नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई आई एम सीरियस, आप लोग अपने मोबाइल ला सकते हैं। फॉर ईयर एंडेड यार 4 वाला मैसेज है ये। वो आपके लिए टेलर 4 है माशाल्लाह। फॉर ईयर एंडेड 31/12/3 कर लें, उसमें फिर सारे आ जाएंगे। इसमें बबलू भी आ जाएगा, इसमें टिंकू भी आ जाएगा और इसमें शिंकू भी आ जाएगा। चलें जी, नोट जो है ना मैं रुपीज इन थाउजेंड में आप बना देता हूँ,
थोड़ी सी जरा जगह कम है। नोट नंबर 7, टैक्स एक्सपेंस, इसमें 7.1 टैक्स, CTE कुट्टी ड्यूटी। अच्छा 2001 का, ओ आप लोगों ने तो इसी तरह नहीं लिख लिया था? ओके चलें जी, 2001 का सीटी अंडा अंडा 12, ये वाला 12। अच्छा आप बोलें, जरा बताएं, TE उलट रहे, TE उलट रहे, खर्चा तो नहीं है, खुशी है ना। TE रिकॉर्ड। अच्छा 2001 में बताएं। ओ 12 नेगेटिव, 2002 में 6 नेगेटिव, और 2003 में 18 पॉजिटिव। कोई चेंज नहीं है अभी तक, सिवाय वो जो अनयूज्ड लॉसेस था, बाकी सारा उसी तरह चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र ये साइन भी आपको पहले आते हैं, ये नहीं कि इन साइनों का मसला है। सेवन पॉइंट टू reconciliation of PBT with tax expense। पाबाटा जल्दी आ जा, पाबाटा पाबाटा -40, पाबाटा -20, पाबाटा 100 चकें। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज आई, कुछ 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 होने लगा, मैं आपको खुद बताऊंगा, जरा सीट से आगे हो क्या वैसे कर लें। अभी कोई चेंज आई ऐसी तो अब इसको उठाएं, पाबाड़ा पाबाड़ा टाराडा 100। सीट बेल्ट पहनाएं, गला नहीं घुटना, आराम से सीट बेल्ट पहनानी। टैक्स रेट 30%, 30%, 30%। कैलकुलेटर पकड़ के तुम करें या कैलकुलेटर के बगैर ही बताएं, 4-3 बार। नहीं 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 भाई, ये लॉसेस का टैक्स करंट टैक्स में नहीं निकालना, लॉसेस का टैक्स करंट टैक्स में नहीं निकालना, गवर्नमेंट नहीं देती, लेकिन बेसिकली लॉस के अगेंस्ट फ्यूचर में टैक्स सेविंग है, उस टैक्स सेविंग को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। मैंने कहा था लॉसेस पे टैक्स नहीं निकालना, लेकिन वो सिर्फ कहा करंट टैक्स की वर्किंग में, यहां कोई चेंज नहीं आनी। जहां चेंज आई मैं खुद बताऊंगा। -14 to 30%, नेगेटिव बेसिकली अभी टैक्स नहीं है, टैक्स सेविंग है, फ्यूचर में हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये रिकॉन्सिलेशन भी मैच कर गई, ओए साडा ब्रैकेट ये मैच कर गई रिकॉन्सिलेशन पहले साल की। -20, 2-3 बार 6 नेगेटिव, कोई परमानेंट डिफरेंस है ही नहीं जी। 100 into 30% पॉजिटिव छुट्टियां। रिकॉनो कौन मैच कर गई? हाँ जी बोले, बस जिस तरह ये फॉर्मेट, कोई चेंज नहीं फॉर्मेट में, नॉट इवन अ सिंगल चेंज।
बताता हूँ, एंड पे कर लेते हैं कुछ। ओके अच्छा भाई, ये पहली और आखिरी दफ़ा ही खुला है, अब ये इस तरह का कोई सवाल दोबारा खुलना नहीं। हाँ, सवालों में एडजस्टमेंट्स आएंगी, लॉसेस आएंगे थोड़े बहुते, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में कि 2-2 सालों में लॉसेस आ रहे हों, वो एक ही दफ़ा सवाल खुला है और बंद हो गया है। होमवर्क में से अगला वाला आप सवाल कर लेंगे जो नीचे दिया हुआ है। तो अब ज़रा तसल्ली से समझ लें, थोड़ी सी चेंज करंट टेक्स्ट में आई है। यहाँ एक लाइन ऐड हुई है, क्या? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। इसका नाम क्या है? लॉस एज ऑन। इसका नाम क्या है? लॉस। तो बोले करंट टैक्स की वर्किंग से लॉस एज ऑन को डेफर टैक्स की वर्किंग में ले जाया करेंगे, बस, और कोई नई चीज नहीं है। यहां कोई नई चीज होती मैं बता देता, नोट में भी कोई नई चीज होती मैं बता देता, पर कैलकुलेटर थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा, -40 into 30% कर दीजिएगा ताकि -12 आ जाए। कैलकुलेटर ध्यान से पकड़िएगा, यहां कोई चेंज, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं। हाँ, कोई फाइन और डिडक्शन नॉट अलाउड, परमानेंट डिफरेंस थे ही नहीं, एग्जाम्प्ट इनकम के रिकॉन्साइलिंग आइटम आते तो फिर रिकॉन्सिलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे ही सब कुछ मैच कर गया। लेकिन ये सारा मैच इस गेम ने करवाया है जो हमने अनयूज लॉसेस वाली डाली। अगर अनयूज लॉसेस ना डालते तो फिर ये ना होता। तो अनयूज लॉस का मतलब है कि लॉस आ गया है लेकिन अभी तक माइनस फिर कभी कर लेंगे। अनयूज लॉस है, ये आ गया है लेकिन फिर कभी माइनस कर। तो लिख लें एक बात, करंट टैक्स की वर्किंग में जो अनयूज लॉस होगा वो डेफर टैक्स की वर्किंग में ले जाया करेंगे। करंट टैक्स की वर्किंग में जो अनयूज लॉस होगा वो डेफर टैक्स की वर्किंग में ले जाया करेंगे। करंट टैक्स की वर्किंग में जो अनयूज लॉस होगा वो डेफर टैक्स की वर्किंग में ले जाया करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज तक हमने कभी ना बैलेंस शीट की बात नहीं की थी, तो रिक्वायरमेंट कौन सी है बैलेंस शीट वाली? डी, रिक्वायरमेंट डी। बैलेंस शीट में 2001, 2002 और 2003 नॉन करंट एसेट्स में जाएगा पीपी और डेफर टैक्स एसेट। असल में ना डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी पे अकाउंटिंग वालों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा इसका करंट नॉन करंट हो सकता है लेकिन हम अकाउंटेंट्स तौबा कर रहे हैं वरना तो स्यापा ही पड़ा रहना है। तो इस पे अकाउंटेंट्स ने हाथ खड़े कर दिए में डेफर टैक्स एसेट जब मर्जी खत्म हो आपने हमेशा उसको नॉन करंट में डालना है। तो इस एतबार से एक आसानी है, IFRS के मुताबिक डेफर टैक्स एसेट एंड डेफर टैक्स लाइबिलिटी हमेशा कहाँ शो होंगे? नॉन करंट में, कभी भी करंट में शो नहीं होंगे। हालांकि कोई कहने वाला ये कह भी सकता है कि यार मुझे पता है कि अगले साल एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाना है और अनयूज्ड लॉसेस भी खत्म हो जाने हैं, तो अगले साल डेफर टैक्स एसेट 0 हो जाना है तो इसको करंट में डाल दो। ऐसा कोई तसव्वुर स्टैंडर्ड ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो ये एक बहुत बड़ी आसानी है कि डेफर टैक्स एसेट के बारे में अकाउंटेंट्स ने डिस्कशन करने के बाद कंक्लूजन निकाला, इनको नॉन करंट में ही शो कर दिया करो। हाँ, करंट टैक्स जो है पेएबल उसको आप जरूर शो करें करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ये पीपी कौन सा वाला बैलेंस शीट में हमारी जाएगा, अकाउंटिंग वालों का या टैक्स वालों का? अच्छा, अब मैं फिगर्स के लिए वहां नहीं जा रहा, मुझे जरा जुबानी बताएं, एसेट कितने का खरीदा था? 1 लाख। कितना डेप्रिशिएट हुआ था?
कितने का रह गया था? 80,000। फिर एसेट कितने का खरीदा था? 120 का। 2 साल डेप्रिशिएट हुआ तो रह कितने का गया? और अगले साल 0। ये कैरिंग अमाउंट है। टैक्स बेस कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जानी। ये बैलेंस शीट अकाउंटिंग वालों के लिए बन रही है। अब आप जाएं भाई उधर, जरा उधर जाएं डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में, ये डंडा पकड़ के जाएं। पहले साल का कैरी डाउन मुझे बताएं, डेफर्ड टैक्स एसेट का क्या आ रहा है? पहले साल का कैरी डाउन कितना है? 12,000। दूसरे साल का कैरी डाउन 18,000। तीसरे साल का कैरी डाउन 0। लेकिन ये तीनों चीजें वर्किंग से भी मिल रही हैं। वर्किंग में जाओ, वर्किंग में भी यही मिल रही हैं। आगे ना वर्किंग में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग थोड़ा पीछे, वो करंट ये जनरल एंट्रीज में चले गए। वर्किंग वर्किंग कोई नहीं भाई, तो रिलैक्स होकर उसको ढूंढने लेने। सबसे ऊपर देखो व्हाइट बोर्ड पे दरमियान में। हाँ, इसका टोटल बताओ। ये भी कैरी डाउन वही है, यहीं से तो टी अकाउंट में लेके गए थे। अगले पे उंगली रखो और आखिरी पे उंगली रखें, बस ठीक है, वापस आ जाए। आप बता दें डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट का कैरी डाउन क्या है पहले साल का? 12। वर्किंग नंबर कौन सी है? रिक्वायरमेंट नंबर नहीं, टी अकाउंट मैंने बनाया, मेरे टी अकाउंट से लिखवा दें आप। वर्किंग 1। और अगले साल का? अगले साल का। और करंट लाइबिलिटीज में सीटीपी डाल दें। पहले साल का 0। करंट टैक्स की वर्किंग में जाए, नीचे गिर गई है शायद, काली वाली बॉल पॉइंट देखो। अच्छा, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। वर्किंग 1 का कैरी डाउन, सॉरी वर्किंग 1 में सीटी बताएं कितने? सॉरी वर्किंग 1 नहीं, वो जो करंट टैक्स की रिक्वायरमेंट है भाई। उठ, 0 पे उंगली रख। करंट टैक्स का इधर से ही कर दे। आप कौन जगह आते हैं इंशाल्लाह। जाले उतारने वाला डंडा लेके आओ। करंट टैक्स की वर्किंग में 0 पे उंगली रखो। और दूसरे साल का करंट टैक्स, तीसरे साल का 12 है। आ जाए वापस, ये चला जाएगा 0 0 और 12। ये कौन सी रिक्वायरमेंट से आया? रिक्वायरमेंट ए से, करंट टैक्स। एक्चुअली ये सीटीपी है ना हर साल का, इसको आप करंट लायबिलिटीज में शो कर दें, इसका कोई मसला नहीं। डन। चलें, आखिरी रिक्वायरमेंट रही है जो बताएं, वो क्या है? P&L बनाना है। वो तो वही जो नोट में बनता है वही होगा P&L। चलें इधर ले आए, इधर ही है। P&L ना आने वाले दिनों में बन जाएगा। P&L आप लोग इसका भी ना बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा। वैसे बैलेंस शीट में हमने लिखा हुआ था शो ओनली डेफर्ड टैक्स, लेकिन मैंने फिर भी पूरी बैलेंस शीट बना दी है। तो हमने पूरी बैलेंस शीट बना दी है।
अच्छा जी, ठीक है, समझ आ गया। इस सवाल को दोबारा कर लीजिएगा और एहतियातन क्वेश्चन नंबर 25 कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा ना होमवर्क लेना शुरू कर दें। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4 एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। और ये हमारा जो एक्स्ट्रा क्लास है वो उधार रही, अगले हफ्ते किसी दिन इंशाल्लाह कर लेंगे, ज़रा बच्चे आ जाएं। तो हम अब MCQs करेंगे IFRS 16 के आज, लेकिन वो जिसने बैठना है वो बैठ जाए, जिसने जाना है वो भी बैठ जाएगा। तो पास पेपर क्वेश्चन 4 ज़रा पढ़ लें, 4 पास पेपर क्वेश्चन 4 पढ़ लें। ये अल्फाज ज़िंदगी से निकाल सकते हैं हम, तुम, तुम्हें, तू। थोड़ा हम ही शुरू कर दें, छोटे से बच्चे को भी आप आए बैठें, बच्चे भी थोड़े दिन के लिए परेशान हो क्यों गए, नहीं इज्जत, कोई नहीं, थोड़े दिन के लिए खैर है, ज़रा शुरू कर दें। आप आइए, आप बैठिए। क्वेश्चन 4, गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ शाकिर इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। साल, कॉस्ट ऑफ साल, GP, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, PBT, इंटरेस्ट, और असल में PBT नीचे है, PBT है 15.8। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पेनल्टी पड़ी हुई है, प्रोविजन 2.4 की है ग्रेचुटी की, आउटगोइंग एम्प्लॉयज़ को 1.6 दिए हैं, लीज पेमेंट्स हैं 0.65 की, जिसमें इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है 0.15। तो शेड्यूल बना के ही दे दिया उसने ऑलमोस्ट। और ROU की ओपनिंग दी हुई है, ROU की डिप्शन दी हुई है, ROU की क्लोजिंग दी हुई है। इसके लिए पहले रिवाइज कर लीजिएगा वो जो एक हमने सवाल किया था लीज वाला क्लास में। तो उसके बाद डिटेल्स ऑफ फाउंड एसेट्स है, ये तो कोई मसला नहीं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, वैसे ये पड़ा होना चाहिए IAS 23 की रोशनी में, बताइए ना, IAS 23 की रोशनी में। आप लोग छोड़े, मैं टेक्स्ट IAS 12 नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे FR 1 की बात पूछ रहा हूं, वो अब आप तो कर दिया करें, अब तो लोगों ने भी कह दिया कि आप पास हो गए हैं। मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो पेपर पास किया उसकी रोशनी में बताएं ये लाइन सही है या गलत है, पढ़ के बताएं ना। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में नहीं पड़ा होना चाहिए, इंटरेस्ट बैलेंस शीट में पड़ा होना चाहिए, क्योंकि IAS 23 क्या कहता था, इंटरेस्ट को कहां डाल दो, कैपिटलाइज कर दो। हाउएवर टैक्स वाले क्या कहते हैं, सारा एडमिसिबल है, एडमिसिबल का मतलब अलाउड होता है ना, टैक्स वाले कहते हैं सारा एडमिसिबल है, किस साल, जिस साल हो जाए बस। तो वही कल वाला काम करेंगे, क्या करेंगे याद है, इधर लिखेंगे कैरिंग अमाउंट, इधर लिखेंगे टैक्स बेस 2.3, और इधर 2.3 लिख के और करंट टैक्स की वर्किंग में जाएंगे। करंट टैक्स की वर्किंग में जाके इस 2.3 को कहेंगे ना काका इतने नहीं, तेरे वास्ते अलग प्रोग्राम, याद आ गया। तो ये काम, बस छोटा सा काम ये करना है बस 2.3 का। अकाउंटिंग वालों ने किसमें शो कर दिया, बोले ना, बोले ना, अकाउंटिंग वालों ने कहां शो कर दिया, और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, खर्चे के तौर पे, तो कर लो, कर लिया। डेफर टैक्स के बैलेंसेस आ रहे हैं, कंपनी को लॉस आ रहा है 2007 का, तो वो तो आसान सा है, इसमें तो कोई इंशाल्लाह वो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, आज हमने नया काम सीखा है। ये तो 7 का लॉस है, इसको 8 में से माइनस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर फिर भी माइनस ना हो सका तो फिर शायद अनयूज्ड हो, लेकिन वो वाला इंशाल्लाह आपको मसला आएगा ही नहीं सवाल में। तो ये 7 का लॉस है, इसको कहां माइनस करेंगे। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, ये बात आपको पता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता है। ये जो 1 का लॉस होता है ना आज तक का, ये 2 की करंट टैक्स की वर्किंग में चला जाता है ताकि माइनस करने की कोशिश कर लें, और ये 1 का लॉस 1 की डेफर टैक्स की वर्किंग में भी जाता है। अब ये बात आपको पता थी, पहले मैंने करा भी दी थी, समझ भी आ गई थी, और अब आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं ठहर जाओ, और भाई दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप पहले इसको इस तरीके से लेके चल लें, मुझे लॉस कितना है आज तक,
60,000 फिलहाल 2001 में रहे, 2002 को छोड़ दिया। लॉस कितना आया 2001 में? आज तक वाला लॉस कितना आया? इस 60,000 पे 2001 में खड़े होके सेविंग बुक कर लें, कोई नहीं, ये बात खत्म होगी मेरी। जब अगला साल आए तो कोशिश करें इसको माइनस करने की, वो तो यहां माइनस करना है ना करंट टैक्स की वर्किंग में, तो वही यही 60,000 यहां माइनस करने का। अब इस तरह जब मैंने बोला तो आप परेशान हो गए थे एकदम, तो बोले सादा सी बात है, आपको पता है पहले। फिर इस 1 लाख का क्या करना है? और आगे छोड़े इस 1 लाख का क्या करना है? इस पे सेविंग बुक करें। सही पहुंच गए डंडा? बिल्कुल सही जगह। इतना बड़ा तुक्का, अच्छा थोड़ा नहीं, तो 1 लाख सही जगह पहुंच गए। तो पहले 2,000 कोशिश करें, ये तो मस्ट करना है। 1 लाख का लॉस आ रहा है तो इससे क्या बुक कर लें? खुशी बुक कर लें, क्योंकि आज लाख का लॉस आया, फ्यूचर में टैक्स सेव होगा। अगले साल क्या करें इस 1 लाख का? यहीं से इसको कहां लाने की कोशिश करें? करंट टैक्स की वर्किंग। अच्छा, तो ये सवाल है जी, छोटा सा ही चला, इसको कोशिश कीजिएगा 10-15 मिनट में हो जाए। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ना नोट बनाना नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ क्या निकालने, खुले रजिस्टर मैंने तो नहीं बंद करा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या निकालने? सीटीई और डीटी, सिर्फ ये निकालना है। तो रिकॉन्सिलिएशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है रिकॉन्सिलिएशन में उसने डाटा सारा ना दिया हो, या कई दफा कोई और भी मसला होता है और उसने रिकॉन्सिलिएशन नहीं की, तो जबरदस्ती इसी सवाल में ना बनाने की कोशिश कीजिएगा। कई दफा सवाल बनाने वाले में कोई एरर होती है, सवाल में भी एरर होती है कई दफा, तो वो नहीं भी मैच करेगा, कोई मसला नहीं, बस आपने सीटी डीटी निकाल देना। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, एंट्रीज करने का मकसद क्या होता है? ये खर्चा है, और ये खुशी है, और ये गम है। तो इन दोनों सवालों को एक सिटिंग में आप लोगों ने करना है। वो दो 25 और 26 का कौन सा था? ये आज कौन सा कराया? अभी 24 और 25। चलें, नया कार्ड है हमारे पास? नो, वो कार्ड तो उनके पास होता है, वो जो अगर है आपके तो हो सकता है आपके पास भी हो। अच्छा, नया कार्ड है हमारे पास, चेंज कर, कितनी देर में ले आओगे? या आप लेने गए ना, रिदम टूट जाने, इन्होंने उठ जाना है। भाई सभी नया कार्ड लेके आओगे, नया कार्ड लेगा। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि एक कार्ड होता है, कार्ड जो आपको एंगेज रखना है ना, एक कार्ड होता है, कार्ड जो डलता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह इसमें ना अभी हमने नया लेक्चर शुरू हो जाता है। IFRS 16 की MCQs निकालें जरा, तो ये पार्ट चलने दो, तुमने खत्म कर दिया है ये पार्ट, ये चल रहा है, चलने दो इसको। इतनी लंबी वीडियो को यूट्यूब पे ये 9-9 घंटे की वीडियोस लगा रहे हैं, क्या हो गया इनको? IFRS 16 कम से कम ना 2-4 बंदे आने चाहिए क्लास के बाद, कि ये कोई बात नहीं कि हमने 2 पार्ट की नियत की हुई थी और हमें किसी और दिन बुला के अब हमारा टाइम ज़ाया करेंगे आप। तो पुराने ज़माने में ऐसे लोग होते थे, और आजकल अच्छा जाए, ओह मज़े आ गया सर। मैं आज मीनारे पाकिस्तान, भाई ने मिठाई बांटनी है तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक ही दफ़ा बांटो, कैफ के बाद आओ। मुझे तो थोड़ी सी कभी कभी हंसी निकल आती है, बच्चे PRC के बाद बांट रहे होते हैं, तो बच्चे समझाया करो, PRC वालों की तरफ डालना भाई, अभी तो गेम शुरू ही है। भाई अगर आप लोगों ने बांटी थी तो सर आंखों पर, इस बात ये से करना मकसूद नहीं, मतलब ये कि अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि फाइनल के बाद एक ही दफ़ा आर्टिकल्स के बाद बांटेंगे तो। भाई 1 मिनट, ये वाला MCQ ना इसी क्लास में करवाना है, फिर उसके बाद बाकी MCQ शुरू करते हैं। MCQ नंबर 24, पेज नंबर 174। एक आंटी थी, आंटी थी, एंटिटी थी, आंटा था, आपको कैसे पता चला था वो कांटा था?
एक आंटी थी, नहीं अभी ये चलने दो पार्ट। एक आंटी थी, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी लीज पे, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। लीज पेमेंट्स आर पेएबल सेमी एनुअली इन एरियर्स। लीज पेमेंट सेमी एनुअली एरियर्स में पे करनी है, बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। What would be the impact of this transaction on lessee's current and gearing ratio upon commencement of lease? लीज की कमेंसमेंट पे क्या एंट्री होती है? पीबीटी। भाईजान आइए स्टेल नहीं चल रहा। लीज की कमेंसमेंट पे क्या एंट्री होती है? आरओयू डेबिट एक्वायर प्रॉपर्टी ऑन लीज। लेसी का सवाल है ना। अच्छा जी, अब रेंटल कब पे होगा? सेमी एनुअल एरियर में। एरियर में पे होने की एंट्री जब भी पे हो, कैश, एलएल और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। इन एंट्रीज का इंपैक्ट बताएं करंट और गियरिंग रेशो पे। नहीं सॉरी भाईजान, ये एंट्री नहीं करनी। चपेड़ तू अपना काम कर। ये दूसरी वाली एंट्री नहीं करनी थी। देखें फॉग आ गई है इसी वजह से। दूसरी वाली एंट्री नहीं करनी थी क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज। किसी को याद है इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट की हेडिंग? कमेंसमेंट डेट की डेफिनेशन थी जिस दिन लीज शुरू हुई, जिस दिन लीज उस दिन की एंट्रीज बतानी है। उस दिन वो जवाब नहीं दे रहा आपको, वैसे इतना हाई लेवल नहीं है अभी इसका, तो वो जवाब नहीं दे रहा आपको। किस दिन की एंट्रीज बतानी है बोले? नया वन नोट, हम अपना पुराना वन नोट खोल लेते हैं। अच्छा किस दिन की एंट्रीज बतानी है भाई? अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज। चल रहे अभी तक ऐसे ही तुमने ऊपर लिखा हुआ 14 अक्टूबर, हम इधराते हो तुम। दो 2026 कर दो इसको अब ऊपर तुम। अच्छा माय डियर बोलें, पहली एंट्री एलएल, बस इस एंट्री का इंपैक्ट बताना है आपने। अच्छा करंट रेशो क्या होती है भाई? मैं अब 4-5 साल बाद पढ़ाना है, पहले हम पढ़ाते होते थे ये करंट रेशोज। इंशाल्लाह मुझे अब ये पहला आपका बैच मिला है, 4-5 साल बाद रेशोज पढ़ानी है। मैं रिवाइज करके आऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी आपने। करंट रेशो मुझे बता दें। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। और गियरिंग रेशो? लोन डिवाइडेड बाय लोन प्लस इक्विटी। एक और वर्जन भी है इस एंट्री का, इस रेशो का, लेकिन उस वर्जन से भी जवाब वही आना है। अब मुझे बताएं कि कौन सी ऑप्शन में टिक करूं। चलिए बाकी ने सोच लेने दो, इतनी जल्दी जवाब दे दिया माशाल्लाह। एक याद रखिएगा, एलएल जो है बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट में अलग अलग शो होता है। अच्छा जहां तक ताल्लुक है आरओयू का मेरे भाई, आरओयू विल नॉट हिट, आरओयू विल नॉट, पहले इस रेशो की बात करें एक एक करके। आरओयू विल नॉट हिट दिस रेशो बिकॉज आरओयू जाता है बैलेंस शीट में नॉन करंट। एलएल अगर आज ही बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो एलएल 2 जगह जाता है बैलेंस शीट में। देखें ये रेशोज बैलेंस शीट से निकलती थी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में पड़ी होती हैं। तो एलएल अगर मैं देखूं एलएल, तो एलएल ने कहां जाना है? करंट और नॉन करंट दोनों में। एलएल रिकॉर्ड करने से करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगे। आप बता दें अगर मेरे डी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये बढ़ने से ये रेशो, इस रेशो के बारे में क्या डिसाइड हुआ है? डिक्रीज होगी। वजह
सिंपल सी बात है ना मैथमेटिक्स, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये रेशो कम आ जाएगी। अगला, लोन जैसी क्या चीज है इस सवाल में? लोन जैसी नहीं, आरओयू तो लोन जैसी चीज नहीं है। पहले लीज लाइबिलिटी लोन जैसी चीज है, बल्कि शायद आपको याद हो इस ये वाली बात हमने हल्की सी पढ़ी थी कि लीज लाइबिलिटी लोन जैसी है। कोई हाथ खड़ा करके बताए, कोई हाथ खड़ा करके बताए लीज लाइबिलिटी लोन जैसी। 10 ठीक, जिस वक्त हम पढ़ रहे थे प्रेजेंटेशन लेसी की, तो उसमें हमने पढ़ा था लेसी की मर्जी है कि आरओयू को पीपी में घुसा दे, और कैश फ्लो बनाते हुए लेसी की मर्जी है कि लीज लाइबिलिटी को वहीं शो कर दे जहां लोन है। लोन के लिए वहां लफ्ज फाइनेंशियल लाइबिलिटी लिखा हुआ था। मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, किसको याद आया? मुझे पता है आपका नहीं हाथ खड़े करो, ऐसे ही शर्मिंदा क्यों करना सबके सामने? कोई एक दो हाथ खड़ा कर दे कि ये बात हुई थी क्लास में। एक ओहो, दोबारा बताने की बात नहीं, आसान सी बात है। हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट बनाते हुए ना आरओयू को पीपी में डाला जा सकता है, यानी पीपी एक ही नजर आए बीच में आरओयू डाल दें, नोट्स में जाके नीचे बता दें। और इसी तरह लीज लाइबिलिटी को अगर बैलेंस शीट के मुंह पे शो नहीं करना तो किसी लोन में घुसा दें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लीज लाइबिलिटी लोन जैसी चीज है। आप बता दें जी, जब मैं लीज लाइबिलिटी बढ़ाऊंगा तो लीज लाइबिलिटी बढ़ाने की वजह से लीज लाइबिलिटी, अच्छा इसकी एक ये भी इक्वेशन होती थी, किसी को याद है? इसकी एक ये भी इक्वेशन होती थी, लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी भी होती थी, ये भी होती थी ना। एक होता था लोन डिवाइडेड बाय लोन प्लस इक्विटी, इस तरह भी निकलता था, और एक लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी भी निकलता था। ये मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। अब आप मुझे बताएं, जब मैं एलएल बढ़ाऊंगा तो एलएल बढ़ाने से, आरओयू बढ़ाने से मेरे लोन पे फर्क पड़ेगा? नो। आरओयू बढ़ाने से मेरी इक्विटी पे फर्क पड़ेगा? नो, क्योंकि आरओयू इज नॉन करंट एसेट। एलएल क्रेडिट हो रहा है, एलएल बढ़ रहा है, एलएल बढ़ने से ये वाली फिगर बढ़ेगी, ये सेम रहेगी। अगर ये बढ़ा दूं, इसको सेम रखूं, तो ये फिगर, तो इधर क्या जवाब आया? आप बता दें ऑप्शन जी, किसने बताया था? पढ़ ला, इसी तरह सोचा था। ओके, थोड़ा थोड़ा ज्यादा क्या चीज? डन। चलो अब एक वीडियो बनाओ अलग से IFRS 16 के MCQs, और जिन्होंने जाना है उनके लिए दरवाजा बंद कर दो।